आज हम आपको एक ऐसी साइंस फिक्शन स्टोरी सुनाने वाले हैं जिसमें कि एक घर में ही ऐसा पोर्टल बन जाता है जिससे कि आप दो अलग अलग टाइमलाइंस में जा सकते हैं। चलिए पहले इस कहानी के मेन कैरेक्टर्स को जान लेते हैं। ये है शियाज़ो। जब वो 12 साल की थी तब उसके डैड गुजर गए थे। तब वो अपना घर बेचकर दूसरे शहर में शिफ्ट हो गई थी। अभी वो एक जॉब करती है जहाँ उसकी सैलरी काफ़ी कम है। उसका एक ही ड्रीम है कि किसी तरह बहुत सारा पैसा कमाए और अपने डैड के घर को वापस खरीद ले। और इनसे मिलिए, ये है मिंग, एक प्रॉपर्टी डिज़ाइनर। मिंग एक कंपनी में जॉब करता है पर अब वो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है। वो कई इन्वेस्टर्स को अपना प्लान दिखाता है पर किसी को उसका प्लान पसंद नहीं आता और सभी उसको इग्नोर करके चले जाते हैं। रात होती है और थक हार कर जियाज़ो और मिंग अपने घर वापस लौटते हैं। पर अमेजिंग बात तो ये है कि मिंग और जियाज़ो दोनों एक ही घर में रहते हैं पर दोनों एक दूसरे के बारे में नहीं जानते क्योंकि दोनों अलग अलग टाइमलाइंस में हैं। मिंग साल 1999 वाले टाइमलाइन में है जबकि जियाज़ो साल 2018 वाले टाइमलाइन में। अब मज़ा तो तब आएगा जब दोनों टाइमलाइंस आपस में क्लैश करेंगे। घर आकर एक तरफ जियाज़ो नहाने लगती है और दूसरी तरफ मिंग कुकिंग करने लगता है। तब जियाज़ो के बाथटब का पानी मिंग के बेसिन में चले जाता है और मिंग के बेसिन का पानी जियाज़ो के बाथटब में। दोनों हैरान हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा है, पर थकान के कारण दोनों इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचते और जाकर अपने अपने बेड पर सो जाते हैं। अगले दिन जब दोनों की नींद खुलती है तो दोनों एक दूसरे को एक ही बेड पर पाते हैं। दोनों काफ़ी शॉक थे क्योंकि दोनों के रूम्स आपस में मिक्सअप हो चुके थे। जियाज़ो मिंग को चोर समझकर मारने लगती है और मिंग भी इधर उधर भागने लगता है। कुछ देर बाद जाकर उन्हें समझ में आता है कि उनके कमरे मर्ज हो चुके हैं। मिंग अपनी खिड़की के बाहर देखता है तो उसे बादल छाए दिखाई देते हैं जबकि जियाज़ो की खिड़की से उसी समय तेज धूप आ रही थी। उसके बाद मिंग अपना दरवाज़ा खोलकर बाहर देखता है तो सब नॉर्मल दिखता है। वो साल 1999 ही था पर जियाज़ो के लिए ये नॉर्मल नहीं था क्योंकि वो 2018 में रहती है। वो घबराकर अंदर आती है फिर अपने दरवाजे को खोलती है जहाँ पर उसके लिए तो सब नॉर्मल था पर मिंग 2018 की एडवांस टेक्नोलॉजी देखकर हैरान हो जाता है। फिर दोनों अंदर जाकर रूम लॉक कर लेते हैं। उन्हें रियलाइज हो जाता है कि दोनों अलग अलग टाइमलाइन में जी रहे हैं। जियाज़ो मिंग को एक थप्पड़ लगाती है ये चेक करने के लिए कि कहीं ये सपना तो नहीं। मिंग कहता है कि इस तरह लड़ने से कुछ नहीं होगा, क्यों ना दोनों दरवाजे को साथ में खोल कर देखें। वो दोनों साथ में अपने अपने दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं पर इससे उनके रूम एक दूसरे में फिर से मर्ज होने लगते हैं। वो समझ जाते हैं कि दोनों दरवाजों को एक साथ नहीं खोला जा सकता। अब जियाज़ो को याद आता है कि 1999 में तो उसके डैड जिंदा थे। वो मिंग से कहती है कि मुझे अपने टाइमलाइन में ले चलो, मुझे अपने डैड से मिलना है। मिंग उसे ले भी जाता है। जियाज़ो बहुत खुश होती है क्योंकि वो अपने डैड से मिलने वाली थी। वो भागकर अपने घर की ओर जाती है तो देखती है वहाँ उसके डैड 10 साल की जियाज़ो के साथ खेल रहे थे। ये देखकर जियाज़ो बहुत इमोशनल हो जाती है। वो उनकी ओर बढ़ती है पर तभी अचानक एक जोरदार भूकंप आ जाता है और अपनी जान बचाने के लिए उन्हें बिना मिले वापस आना पड़ता है। अब मिंग कहता है कि जैसे मैं तुम्हें अपने टाइमलाइन में ले गया वैसे तुम भी मुझे अपने टाइमलाइन में ले चलो। जियाज़ो अपना मैकबुक ऑन करती है जिसे देख मिंग को काफ़ी आश्चर्य होता है क्योंकि उसके टाइमलाइन में तो अभी भी बड़े बड़े कंप्यूटर्स यूज़ होते हैं। वो खुद को फ्यूचर में देखने के लिए अपना नाम इंटरनेट पर सर्च करता है पर तभी दोबारा भूकंप आ जाता है। तब जियाज़ो को सब कुछ समझ में आ जाता है। वो मिंग को कहती है कि हम अपने पास्ट या फ्यूचर के लोगों से कांटेक्ट नहीं कर सकते हैं और ना ही हम इन दोनों डोर्स को एक साथ ओपन कर सकते हैं। तुम्हारे डोर को केवल तुम ओपन कर सकते हो तब मैं उससे बाहर जा सकती हूँ और मेरे डोर को केवल मैं ओपन कर सकती हूँ तब तुम उससे बाहर जा सकते हो। इस तरह जियाज़ो मिंग को सारी बातें समझाती है। अगले सीन में हमें एक साइंटिस्ट एक अमीर आदमी से बात करते दिखाया जाता है। साइंटिस्ट कहता है कि हमने एक टाइमलाइन से दूसरे टाइमलाइन में जाने का रास्ता ढूंढ लिया है पर वो रास्ता यहाँ न क्रिएट होकर सिटी में कहीं और क्रिएट हो गया है जिसे हमें जल्द से जल्द ढूंढना होगा। लेकिन उस अमीर आदमी के दिमाग में बस एक ही बात चल रही होती है कि उन टाइमलाइंस के जरिए बहुत सारा पैसा कैसे कमाया जाए। इसका मतलब जियाज़ो और मिंग के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो इस साइंटिस्ट के कारण हो रहा है। अब रात हो जाती है और मिंग और जियाज़ो दोनों सोने की कोशिश कर रहे होते हैं। जियाज़ो कहती है कि मेरे डैड मुझे छोड़कर हमेशा के लिए चले गए इसीलिए मैं ऐसे सिचुएशन में आ गई हूँ। जब मुझे उनकी याद आती है तब मैं उनके की चेन को देखती हूँ। लोन न चुका पाने के कारण मुझे अपना घर भी बेचना पड़ा पर मैं उसे वापस खरीद कर ही रहूंगी। इस तरह बातें करते करते सुबह हो जाती है और जियाज़ो और मिंग दोनों अपने अपने टाइमलाइन में ऑफिस के लिए निकलते हैं। जियाज़ो के लाइफ में बहुत कुछ चल रहा होता है। वो एक अमीर आदमी से शादी करना चाहती है
और उसकी एक शर्त भी होती है कि जो उसे उसका घर वापस खरीद कर देगा वो उसी से शादी करेगी। वो कई लोगों को डेट करती है पर उसकी ये कंडीशन कोई नहीं मानता। ऐसे ही एक दिन उसे एक अमीर आदमी मिलता है जो उसकी शर्त मान जाता है, पर वो उम्र में काफी बड़ा लगता है और बातें भी अजीब तरीके से करता है। लेकिन अमीर होने की वजह से जियाजो उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। वो आदमी जियाजो को पूरी तरह कन्विंस कर लेता है। वो उसे कहता है कि हम अभी जाकर घर को खरीद लेंगे और हम दोनों की नेम प्लेट लगा देंगे। वो कहता है कि मैं अभी ही नेम प्लेट खरीद लेता, पर ऐसे छोटे मोटे खर्चों के लिए मैं पैसे कैरी नहीं करता। जियाजो थोड़ा भी डिले नहीं करना चाहती थी, इसीलिए वो अपने पैसे निकालकर उसे देती है कि जाकर नेम प्लेट खरीद कर लाए। स्टेशन पर वो आदमी पानी की बोतल लाने जाता है और जियाजो उसका इंतजार करने लगती है, पर काफी देर हो जाती है और वो वापस नहीं लौटता। तब जियाजो को पता चलता है कि वो असल में एक ठग था। जियाजो बहुत अपसेट हो जाती है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन होने तक बैंक के बाहर ही बैठती है। वहीं 1999 वाले टाइमलाइन में मिंग अपने ऑफिस के रेस्ट रूम में बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है। तभी वहाँ 3 लोग आते हैं, उसके कंपनी के ओनर, उसका मैनेजर जूनी और एक एम्प्लॉय। ओनर उनके साथ अपने बिजनेस आइडियाज को डिस्कस करता है और चले जाता है। ओनर के जाने के बाद जूनी और वो एम्प्लॉय ओनर को धोखा देकर सारे पैसे लूटने का प्लान बनाते हैं। ये सारी बातें मिंग सुन लेता है, तभी उसके हाथ से उसका ग्लास गिर जाता है। ये आवाज सुनकर जूनी समझ जाता है कि किसी ने तो उसका प्लान सुन लिया है और वो बाथरूम में नीचे झुककर मिंग को देख लेता है। उसे देखकर वो कहता है कि तुम्हें बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसों की जरूरत है ना, मैं तुम्हें अरेंज करवा के दूंगा, पर तुम हमारी बातें किसी से नहीं कहोगे। मिंग उसे कहता है कि मैं सोच कर बताऊंगा। फिर जूनी थोड़ी देर के बाद मिंग को अपने केबिन में बुलाता है और कहता है मैं तुम्हें पैसे क्यों दूं, तुमने तो केवल हमारी बातें सुनी है, तुम्हारे पास इसका कोई प्रूफ थोड़ी ना है। मैं अभी तुम्हें नौकरी से निकालता हूँ, तुम घर जा सकते हो। मिंग रिक्वेस्ट करता है कि उसे नौकरी से ना निकाले, वो किसी से कुछ नहीं कहेगा, पर जूनी उसकी बात नहीं मानता। दूसरे टाइमलाइन में जियाजो एक ज्वेलरी शॉप में काम कर रही होती है जहां उसकी बचपन की फ्रेंड निया उसे मिलती है। दोनों कई सालों के बाद एक दूसरे से मिल रहे थे और काफी खुश थे। जब जियाजो को पता चलता है कि उसकी दोस्त का हस्बैंड काफी अमीर आदमी है तो वो भी बोल पड़ती है कि मेरे हस्बैंड भी एक अमीर बिजनेसमैन है और वो काफी बिजी रहते हैं। फिर निया कहती है कि अच्छा, आज अपने हस्बैंड के साथ मेरे घर आओ, हम लोग साथ में डिनर करेंगे। इस तरह जियाजो झूठ बोलकर अपनी ही बातों में फंस जाती है। उसे समझ नहीं आता कि इसे कैसे हैंडल करें। तब उसे एक आइडिया आता है। वो मिंग के पास जाती है और उसे अपने हस्बैंड का एक्टिंग करने बोलती है। जियाजो रेंट पर एक कोट लाती है और उससे मिंग को तैयार करती है ताकि वो एक अमीर बिजनेसमैन लगे। फिर वो दोनों निया के घर जाते हैं और जियाजो मिंग को अपने हस्बैंड के रूप में इंट्रोड्यूस करती है। कुछ देर सब नॉर्मल चल रहा होता है, पर खाना खाते समय मिंग जल्दी जल्दी खाना खाने लगता है। फिर वो अपना कोट उतारकर साइड में रखता है। तभी निया और उसके हस्बैंड की नज़र उसके कोट पर पड़ती है जिस पर लिखा था यहाँ कपड़े रेंट पर दिए जाते हैं। तभी मिंग बोल पड़ता है कि मेरी एक बहुत बड़ी कंपनी है। उसकी बात सुनकर निया और उसके हस्बैंड की हंसी छूट जाती है। उनको हंसता देख गुस्से से जियाजो अपनी डायमंड रिंग दिखाकर कहती है कि ये करोड़ों का डायमंड है, पर वो डायमंड भी रिंग से निकलकर आग के पास गिर जाता है और पिघल जाता है क्योंकि वो भी नकली था। इस तरह जियाजो काफी शर्मिंदा हो जाती है और घर लौट जाती है और इस बात को सोचकर मिंग के सामने बहुत रोती है। तभी टीवी पर एक लॉटरी का शो चल रहा होता है। वो दोनों उस टिकट को खरीदकर अमीर बनने का प्लान बनाते हैं। क्योंकि वो दोनों टाइमलाइन में जा सकते थे, इसीलिए उन्हें पता चल जाता है कि कौन सा नंबर लॉटरी जीतेगा। दोनों 1999 में लॉटरी का टिकट खरीद लेते हैं और 2018 में जाकर पता करते हैं कि उस साल कौन सा नंबर लॉटरी जीता था। वो दोनों श्योर थे कि पक्का वही जीतेंगे, इसीलिए खूब मजे करते हैं और जियाजो की टाइमलाइन में जाकर एक बार में खूब शराब पीते हैं। उस बार का स्टाफ उनसे पैसे मांगता है तो जियाजो कहती है कि मेरे पैसे खत्म हो गए हैं, इसीलिए मेरा पर्स रख लो, ये बहुत कीमती पर्स है, मैं कल पैसे देकर इसे वापस ले जाऊंगी। अगले सुबह दोनों रिजल्ट का इंतजार करते हैं और एज एक्सपेक्टेड दोनों जीत भी जाते हैं, लेकिन उनके टिकट का नंबर गायब हो जाता है। ये देख दोनों परेशान हो जाते हैं कि इतनी मेहनत के बाद अचानक से लॉटरी का नंबर कैसे गायब हो गया। तब उनको लगता है कि शायद हम फ्यूचर को चेंज नहीं कर सकते। जियाजो रेस्टोरेंट जाकर अपना कीमती पर्स वापस मांगती है, पर स्टाफ पहले उन्हें पैसे देने बोलता है, पर पैसे तो उनके पास थे नहीं। गुस्से में वो वापस घर लौट रहे होते हैं, तभी एक बड़े स्क्रीन पर उन्हें मिंग दिखाई देता है। असल में वो 2018 वाले टाइमलाइन में रहने वाला मिंग है, जो अब एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन चुका है। उसको देखकर मिंग शॉक हो जाता है और सोचता है कि मैं ऐसा कैसे बन गया। दोनों उस फ्यूचर मिंग का पता लगाकर उसके पास जाने की कोशिश करते हैं, जहाँ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था। पर तभी वहाँ फिर से अर्थक्वेक आ जाता है, जिसमें मिंग के हाथ पर एक चोट लगती है
और फ्यूचर मिंग के हाथ पर भी वही चोट का निशान बन जाता है। इससे ये पता चलता है कि मिंग के साथ जो भी होगा वो फ्यूचर मिंग को अफेक्ट करेगा। उधर फ्यूचर मिंग को भी जियाजो से जुड़ी बातें याद आने लगती है। अब इस कहानी में कई सारे खुलासे होते हैं। शुरुआत में हमें जो अमीर आदमी दिखाया गया था वो असल में फ्यूचर मिंग ही था, और वो साइंटिस्ट जिससे वो बात कर रहा था वो जूनी था, जो 1999 में मिंग का मैनेजर हुआ करता था। पर ये सब हुआ कैसे, अभी हमें पता चलेगा। फ्यूचर जूनी जो कि साइंटिस्ट बन चुका है, वो फ्यूचर मिंग को कहता है कि मिंग अपने टाइमलाइन में न होकर जियाजो के टाइमलाइन में आ रहा है, जो आपके लिए खतरनाक हो सकता है। हमें किसी तरह उसे रोकना होगा। इधर 1999 वाले टाइमलाइन में मिंग जूनी से मिलता है और कहता है कि आप क्या मुझे नौकरी से निकालोगे, मैं ही नौकरी छोड़ता हूँ। उधर फ्यूचर मिंग जियाजो को 1999 वाले मिंग से दूर करने का प्लान बनाता है ताकि वो उसके टाइमलाइन में न आ सके। वो जियाजो से मिलता है, उसे डेट पर ले जाता है। दोनों एक महंगे रेस्टोरेंट में जाते हैं। फ्यूचर मिंग जियाजो से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम 1999 वाले मिंग के साथ रहती हो, पर अब तुम उसके साथ मत रहो क्योंकि इससे मेरे प्रेजेंट को खतरा है। इसके बदले में मैं तुम्हारा घर तुम्हें खरीद कर वापस दे दूंगा। जियाजो उसकी बात मान लेती है, इसीलिए नहीं क्योंकि उसे उसका घर मिल रहा था, बल्कि इसीलिए ताकि उसके कारण मिंग के फ्यूचर को कोई परेशानी न हो। जियाजो घर आकर मिंग को कहती है कि मुझे दूसरे शहर में नौकरी मिल गई है, मैं कल यहाँ से चली जाऊंगी। अगले दिन सुबह होते ही वो घर से अपना सारा सामान लेकर बाहर निकलती है, पर मिंग से दूर होना इतना भी आसान नहीं था उसके लिए। वो जाते जाते रोने लगती है। मिंग देखता है कि जियाजो अपना दरवाजा बंद करना भूल गई है। अब वो बिना उसकी मदद के उसकी टाइमलाइन में जा सकता है। 1999 वाले टाइमलाइन में मिंग का मैनेजर जूनी की कंपनी ओनर पर अटैक करता है, जैसा कि उसका प्लान था। वो उसे शराब पिला देता है। वो ओनर को ऐसे मारना चाहता है जैसे लगे कि ये कोई एक्सीडेंट था। उधर जियाजो अपने डैड के घर में वापस आ चुकी है। तभी वहाँ फ्यूचर मिंग उसका पर्स लेकर आता है जो उस बार के स्टाफ के पास था। जियाजो देखती है कि मिंग के कोट पर रेंट वाला स्टिकर लगा है। वो समझ जाती है कि ये फ्यूचर मिंग नहीं है, वो पास्ट वाला मिंग है जो कि उसके साथ रहा था। जियाजो रोने लगती है और कहती है कि हमारा अलग रहना ही तुम्हारे फ्यूचर के लिए अच्छा होगा, और जबरदस्ती मिंग को वापस भेज देती है। दोनों बहुत रोते हैं और मिंग सैड होकर अपने घर लौटता है। तभी मिंग को उसके मैनेजर जूनी का कॉल आता है और वो उसे अर्जेंटली एक ब्रिज पर आने बोलता है। मिंग को समझ नहीं आता कि रिजाइन करने के बाद उसका मैनेजर उसे क्यों बुला रहा है। असल में जूनी को मिंग की जरूरत थी ताकि वो कंपनी के ओनर को मार सके। जूनी कहता है कि इसे मारने में मेरी मदद करो, ऐसा लगना चाहिए कि ये एक एक्सीडेंट था। पर मिंग उसकी बात नहीं मानता। मिंग को अब सब कुछ समझ में आ जाता है। वो उसी टाइम को जी रहा था जो फ्यूचर मिंग ऑलरेडी जी चुका था। दरअसल 1999 में फ्यूचर मिंग और जूनी ने मिलकर ओनर को मार दिया था, जिससे मिंग को मैनेजर का पोस्ट मिला और वो इतना अमीर बन पाया। तब मिंग कंपनी ओनर के कार की चेन को नोटिस करता है। ये वही की चेन है जो जियाजो के पास था। वो समझ जाता है कि कंपनी के ओनर और कोई नहीं बल्कि जियाजो के डैड हैं। ये सब समझते ही मिंग सोचता है कि मैं अपनी गलती को दोबारा नहीं दोहराऊंगा। वो जाकर जूनी को रोकता है और जियाजो के डैड को बचा लेता है। ऐसा करते ही फ्यूचर मिंग गायब हो जाता है। ये टाइमलाइन 1999 का है जिसमें मिंग की लाइफ नॉर्मल है, पर जियाजो अब एक 10 साल की बच्ची है जो अपने डैड के साथ रहती है। अब सारी चीजें बदलने लगती है। मिंग और फ्यूचर जियाजो एक दूसरे से मिलने के लिए अपार्टमेंट की तरफ भागते हैं, पर जियाजो धीरे धीरे गायब होने लगती है क्योंकि उसका पास्ट पूरी तरह बदल चुका था। मिंग कहता है कि मैंने तुम्हारे डैड को बचा लिया, अब तुम्हें ना तो अपना घर बेचना पड़ेगा और ना ही वो गंदी सी नौकरी करनी पड़ेगी। तुम मेरे टाइमलाइन में मुझसे बहुत छोटी हो, तुम मुझे जानती भी नहीं, पर मैं तुम्हें जानता हूँ। मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। और तभी फ्यूचर जियाजो गायब हो जाती है। अब 8 साल बीत चुके हैं। वो छोटी जियाजो बड़ी हो चुकी है। एक दिन मिंग उसे देखता है और उसे बात करने की कोशिश करता है। वो उस पर अटैक करती है और कहती है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। और मिंग मन ही मन सोचता है कि इस बार भी हमारी बात लड़ाई से ही शुरू होगी। जियाजो और मिंग की कहानी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा, और ऐसी और भी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।